महाअभियोग पर सबसे बड़ा यू टर्न, धनखड़ के एक फैसले ने विपक्ष को किया चेत। राजनीति की दुनिया भी अजीब है, यहाँ कब कौन सा मोहरा मिट जाए और कब तक एक मामूली शख्स ज्यादा वजीर एक शाह और मात दे दे। कोई नहीं कह सकता। भारत की राजनीति में ऐसे कई पल आए हैं जहां सिर्फ एक फैसले ने नहीं, एक बयान ने या एक कदम ने पूरी बाजी ही पलट कर रख दी है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे राजनीतिक दांव की जिसका नाम है महाअभियोग। विपक्ष को कई बार लगता है कि उनके हाथ एक ऐसा ब्रह्मास्त्र लग गया है जिससे वो सत्ता पक्ष को और यहाँ तक कि न्यायपालिका को भी घेर सकते हैं। यह ब्रह्मास्त्र है किसी जज के खिलाफ महाअभियोग, यानी इम्प्ली इम्पीचमेंट का प्रस्ताव। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर ये ब्रह्मास्त्र चलाने वाले पर ही उल्टा पड़ जाए? क्या हो अगर विपक्ष जिसे अपनी सबसे बड़ी जीत समझ रहा हो, वही कुछ घंटों में उसकी सबसे बड़ी राजनीतिक भूल बन जाए? ये कहानी है उस सबसे बड़े पॉलिटिकल यूटर्न्स की जिसमें राज्यसभा के सभापति का सिर्फ एक फैसला विपक्ष को आसान से सीधे जमीन पर पटक सकता है। महाअभियोग प्रक्रिया नहीं, सियासी ब्रह्मास्त्र। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये महाअभियोग भला क्या है। सीधी भाषा में कहें तो ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी जज को उनके पद से हटाने का एक बहुत ही मुश्किल संवैधानिक रास्ता है। संविधान का आर्टिकल 124 4 इसके लिए सिर्फ दो वजह बताता है: सिद्ध कदाचार यानी प्रूव्ड मिसबिहेवियर, या अक्षमता यानी इनकैपेसिटी। मतलब अगर ये साबित हो जाए कि किसी जज ने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया है, तो अपना काम करने में सक्षम नहीं है, तो उन्हें इस पद से हटाया जा सकता है। लेकिन ये कहना जितना आसान है, करना उतना ही बेहद मुश्किल। इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए भी तगड़ी राजनीति लामबंदी चाहिए। लोकसभा में प्रस्ताव लाना है तो कम से कम 100 सांसदों के दस्तखत चाहिए और राज्यसभा में तो 50 सांसदों के। अगर इतने सांसद मान भी गए तो गेंद पहुंचती है लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा के सभापति के पाले में, और यहीं से असली खेल शुरू होता है। स्पीकर या सभापति ये अधिकार है कि वो इस नोटिस को या तो स्वीकार करे या फिर पहली ही नजर में खारिज कर दे। याद कीजिए, 2018 में तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव को राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू ने खारिज कर दिया था। और अगर प्रस्ताव स्वीकार हो भी गया तो भी लड़ाई खत्म नहीं होती। इसके बाद 3 लोगों की एक जांच कमेटी बनती है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के एक जज, किसी हाई कोर्ट के एक चीफ जस्टिस और एक जाने माने कानून के जानकार होते हैं। ये कमेटी महीनों तक आरोपों की जांच करती है। अगर कोई कमेटी जज को दोषी पाती है, तब जाकर मामला संसद में वोटिंग के लिए आता है। और यहाँ की चुनौतियों को तो हिमालय पार करने जैसी है। प्रस्ताव पास कराने के लिए सदन की कुल ताकत का बहुमत और वोट देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत होना बेहद आवश्यक है। ये इतना मुश्किल आंकड़ा है कि आजाद भारत के इतिहास में आज तक एक भी जज को महाअभियोग से हटाया नहीं जा सका। इतिहास के पन्ने जज जब जब चला महाअभियोग का दाव। भले ही भारत में महाअभियोग की प्रक्रिया से कोई जज हटाना हो, लेकिन इसने राजनीतिक तूफान कई बार खड़े किए हैं। पहला और सबसे चर्चित मामला था सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस वी रामास्वामी। 1991 से 93 में उन पर अपने सरकारी घर पर फिजूली खर्ची के गंभीर आरोप लगे थे। जांच कमेटी ने उन्हें दोषी भी पाया। लोकसभा में बहस हुई, लेकिन जिस दिन वोटिंग थी उस दिन सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया और प्रस्ताव गिर गया। ये साफ दिखाता है कि कैसे राजनीतिक समीकरण इस पूरी प्रक्रिया पर हावी हो जाते हैं। फिर आया कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस सौमिन सेन का मामला। उन पर पैसों की हेराफेरी के आरोप थे। ये भारत के इतिहास का इकलौता मामला है जहां राज्यसभा ने 2011 में महाभियोग का प्रस्ताव पास ही कर दिया था। मामला लोकसभा में जाने जाने ही वाला था, लेकिन वोटिंग से ठीक पहले जस्टिस सेन ने इस्तीफा दे दिया। विपक्ष के हाथ से एक बड़ा मुद्दा फिसल गया और खेल वही खत्म हो गया। ऐसे ही जस्टिस पीडी दिनाकरन, जस्टिस एस ए गंगेल और जस्टिस सीवी नागार्जुन रेड्डी जैसे कई और मामले आए, लेकिन हर बार या तो जजों ने इस्तीफा दे दिया या प्रस्ताव ही गिर गया। ये सारे मामले एक ही कहानी बताते हैं: महाभियोग एक दोधारी तलवार है। इसे चलाना जितना मुश्किल है, संभालना उससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल है। यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। आपको क्या लगता है, क्या महाभियोग जैसी गंभीर संवैधानिक प्रक्रिया को एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करना ठीक है या नहीं?
क्या इससे हमारी अदालतों की गरिमा कम नहीं होती? क्या? अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। सभापति का चक्रव्यूह, धनखड़ का एक फैसला और विपक्ष चुप। अब लौटते हैं आज के मुद्दे पर और समझते हैं कि कैसे राज्यसभा के सभापति यानी जगदीप धनखड़ जैसे पद पर बैठा एक व्यक्ति विपक्ष का पूरा खेल पलट सकता है। एक सिचुएशन कल्पना कीजिए, विपक्ष पूरे जोश में है, उसे लगता है कि सरकार और न्यायपालिका के बीच की कथित दोस्ती को दुनिया के सामने लाने का यही मौका है। वो 50 सांसदों के दस्तखत के साथ किसी जज के खिलाफ महाभियोग का नोटिस लेकर सभापति के पास पहुंचता है। मीडिया में हेडलाइंस बनती है, सरकार पर दबाव बनता है, विपक्ष को लगता है बस सीट दरवाजे पर खड़ी है। लेकिन असली पावर तो सभापति की मेज पर रखी उस फाइल में बंद है। सभापति जगदीप धनखड़ जो अपनी कानूनी समझ और मुखरता के लिए जाने जाते हैं, उनके पास 3 रास्ते हैं और तीनों ही विपक्ष के लिए किसी चक्रव्यूह से कम नहीं। पहला रास्ता नोटिस को सीधे खारिज कर देना। सभापति कह सकते हैं कि नोटिस में लगे आरोप पहली नजर में मजबूत नहीं लगते या ये राजनीति से प्रेरित है, ठीक वैसे ही जैसे वकील नायडू ने 2018 में किया। नतीजा क्या होगा? विपक्ष की सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा, उनकी साख पर सवाल उठेंगे, उन पर संसद का वक्त बर्बाद करने का आरोप लगेगा और सरकार को बैठे बिठाए ये कहने का मौका मिल जाएगा कि विपक्ष सिर्फ निगेटिव राजनीति करता है। एक झटके में विपक्ष का ब्रह्मास्त्र एक खुशी बम साबित हो जाएगा। दूसरा रास्ता क्या है? नोटिस को स्वीकार कर लेना। सुनने में ये विपक्ष की जीत लगती है, ना कि, लेकिन यही तो सबसे बड़ा यूटर्न छिपा है। सभापति नोटिस स्वीकार करके जांच कमेटी बना देते हैं। अब क्या होगा? ये प्रक्रिया महीनों, शायद सालों तक चलती रहे। तब तक देश में 4 नए मुद्दे आ चुके होंगे, मीडिया की हेडलाइंस बहुत जल्दी बदल चुकी होगी, विपक्ष जिस तुरंत राजनीतिक फायदे की उम्मीद कर रहा था वो धुआं हो जाएगा। और सोचिए, अगर जांच कमेटी ने जज को बेकसूर बता दिया, तब वो विपक्ष के लिए और भी शर्मनाक स्थिति होगी। और अगर दोषी मान भी लिया तो संसद में 2/3 बहुमत जुटाना विपक्ष के लिए लगभग नामुमकिन होगा। अंत में नतीजा सिर्फ शिव, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में विपक्ष की ऊर्जा, समय और राजनीतिक ताकत सब बर्बाद हो जाएगी। तीसरा और सबसे खतरनाक रास्ता, इस्तीफे का दांव। इसकी कल्पना कम ही लोग करते हैं। मान लीजिए सभापति ने नोटिस स्वीकार कर लिया, सरकार और न्यायपालिका पर जबरदस्त दबाव बना, लेकिन इससे पहले कि संसद में वोटिंग की नौबत आए, वो जज खुद ही इस्तीफा दे दे, जैसा जस्टिस सौमेन सेन ने किया था। इससे क्या होगा? महाभियोग की प्रक्रिया तुरंत रुक जाएगी, क्योंकि अब पद पर कोई है ही नहीं जिससे हटाया जाए। विपक्ष के हाथ से जीत का मौका छीन लिया जाएगा। वो ना तो सरकार को घेर पाएंगे और ना ही अपनी ताकत को दिखा पाएंगे। ये एक ऐसा एंटी क्लाइमैक्स होगा जो विपक्ष को कहीं का नहीं छोड़ेगा। इन तीनों ही सूरतों में सभापति का एक फैसला विपक्ष के बुने जाल को उन्हीं के खिलाफ एक चक्रव्यूह में बदल सकता है। जो दांव सरकार को चित करने के लिए चला गया था, वही दांव विपक्ष को सह और मात दे सकता है। पर्दे के पीछे की असली राजनीति, हमें ये समझना होगा कि महाभियोग का नोटिस सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, ये एक पॉलिटिक्स मैसेज है। विपक्ष इसके जरिए दिखाता है कि वो कितने एकजुट और ताकतवर है। वो सरकार को बैकफुट पर धकेलना चाहते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष भी कच्ची खिलाड़ी नहीं है। वो इस प्रक्रिया को लंबा खींचकर इसके असर को खत्म करने की कोशिश करता है और आखिर में अपने नंबर गेम का इस्तेमाल करके प्रस्ताव को गिरा देता है। इस पूरी लड़ाई में राज्यसभा के सभापति का पद सबसे अहम हो जाता है। उनकी एक हाँ या ना पूरे खेल का रुख बदल सकती है। हाल ही दिनों में दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की चर्चाओं ने जोर पकड़ा था, जिससे लेकर कुछ सांसदों द्वारा नोटिस दिए जाने की खबर भी सामने आई थी। लेकिन जैसा ही इतिहास गवाह है, नोटिस देने और जज को हटाने के बीच एक बहुत लंबी और राजनीतिक दांव पेच से भरी खाई, जिससे पार करना लगभग नामुमकिन रहा है। तो आखिर में महाभियोग पर सबसे बड़ा यूटर्न क्या है? यूटर्न में यह है कि विपक्ष जिसे अपना सबसे अचूक हथियार समझता है, असल में वो उसी के चक्रव्यूह में फंसता नजर आ रहा है। सभापति एक रणनीतिक फैसला, चाहे वो नोटिस को खारिज करना हो या उसे स्वीकार करके लंबी प्रक्रिया में उलझना, विपक्ष के सारे किए कराए पर पानी फेर सकता है। यह भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती भी है और जटिलता भी। यहाँ किसी को हटाना इतना आसान नहीं, चाहे वो जज हो या राष्ट्र। प्रक्रिया इतनी मुश्किल इसीलिए है ताकि कोई भी पार्टी अपनी सियासी फायदे के लिए इसका गलत इस्तेमाल ना कर सके।
लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि ये प्रक्रिया राजनीतिक शतरंज का एक मोहरा बनकर रह जाती है, जहाँ जीत हार नियमों से ज़्यादा चालों से तय होती है। सवाल ये नहीं कि भविष्य में कोई जज महाभियोग से हटेगा या नहीं। असली सवाल ये है कि इस सियासी खेल में कहीं न्यायपालिका की आज़ादी और जनता का उस पर भरोसा तो दांव पर नहीं लग रहा है। इसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा। अगर आपको ये गहरा पॉलिटिक्स एनालिसिस पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और भारतीय राजनीति के ऐसे ही उलझे हुए मामलों को आसानी से समझने के लिए हमारे टुडे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।